नमस्कार, गुड इवनिंग। सबसे पहले स्वागत करता हूँ व्यक्ति मेंटरशिप में आपका। स्पेशल बिहार की क्लासेस चल रही हैं, ठीक। इसमें आपको जो है मैं स्पेशल रूप से सिर्फ़ बिहार की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे सामाजिक, आर्थिक या फिर भौगोलिक, जो भी चीज़ें हैं, सिर्फ़ बिहार की, वही मैं देखूँगा और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। जितनी भी क्लासेस होंगी बिहार की, स्पेशल बिहार की, वो सारी क्लासेस मैं लूँगा, ठीक है? तो अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्लास पे, समय को व्यर्थ ना करते हुए डायरेक्ट हम क्लास की ओर एंटर करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बिहार में हमें पढ़ना क्या है, ओवरव्यू हम लोग पहले करेंगे। इसमें फ़ायदा क्या होगा आप लोगों को कि बिहार को हमें पढ़ना कैसे है, ये आपको सबसे पहले मिलेगा कि बिहार को हम किस दिशा में पढ़ें ताकि हम जो है एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएँगे, उसे हम कैसे हैंडल करेंगे, उसको हम सीखेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हमें जानना ज़रूरी है कि हमें पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम सबसे पहले एक होलिस्टिक अप्रोच लेंगे कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है? और किस तरीके से पढ़ना है। इसीलिए मैंने एक ही पेज पे मैंने सारा चीज़ लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए कि क्या-क्या चीज़ पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, और ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है? इसी तरीके से आपको भी जो है बना कर के रखना है कि आप जैसे ही कोई एग्ज़ाम आता है, कैसे आप रिवीज़न करेंगे, कैसे क्या होंगे, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। कैसे आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करना है, किस तरीके से पढ़ना है, और कैसे आपको बीच-बीच में अगर कोई भी ज़रूरत पड़ती है, तो आपको जो है व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? उस पे आप जो है क्वेरी भी कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं उस पे अपनी कोई भी क्वेरी हो, वो डायरेक्ट आप जो है पूछेंगे और डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन, यानी कि मैं डायरेक्ट आपको जो है उसका जवाब दूँगा अगर कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा तो। ठीक है? हम चलते हैं अपने क्लास की ओर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बिहार को समझेंगे। बिहार अवस्थित कहाँ है पूरे ग्लोब में? पूरे ग्लोब में अगर देखते हैं तो हम देखते हैं कहाँ पे अवस्थित है। अगर 4 भागों में मैं ग्लोब को बाँटता हूँ, तो सबसे पहले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है? उत्तरी गोलार्ध में भी कहाँ पड़ता है? तो पूर्वी देशांतर में, ठीक है? तो स्थिति क्या हो गई? उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ठीक है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अब इसमें देखिए कि स्थिति कहाँ से कहाँ तक है। अगर मैं अक्षांश की बात करूँ और देशांतर की बात करता हूँ, तो हमारा जो अवस्थिति है, अगर हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड उत्तर, ये हमारा हो गया सदर्न पार्ट, यानी सबसे निचला भाग, ठीक है? और यहाँ से लेकर के हम ऊपर चलते हैं तो ये जाता है हमारा 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड। ये तो हो गया अक्षांश की बातें, 24 से लेकर के 27 तक। अगर मोटा-मोटी आपको अगर पूरा-पूरा याद ना हो, ठीक है? तो आप इसको भी एक लिमिट मान लें कि 24 से 27 के बीच है। कितना है? 24, 20, 10। ये याद रखिएगा कि ये उत्तरी अक्षांश है। ऐसा मत सोचिएगा कि ये दक्षिण में है, तो इसका मतलब हो गया साउथ, ये दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारा जो भारत ही है, अगर होलिस्टिक देखें तो भारत ही हमारा जो है उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, तो इसलिए जो भी अक्षांश होगा वो उत्तरी अक्षांश ही होगा, ठीक है? तो दक्षिण में कितना हो गया? 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड। ये तो हो गया हमारा दक्षिण से उत्तर। अगर हम बात करते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, ठीक है? देशांतरी विस्तार की बात करते हैं अगर बिहार की, तो देशांतरी विस्तार में कहाँ से कहाँ तक है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से अगर लेकर के चलते हैं, तो हमारा पड़ता है ये 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड, ठीक है? और इसमें ये भी ध्यान देना है कि हमने अभी आपको बताया कि अक्षांश और देशांतर, ठीक है? तो अक्षांश जो है हमारा बढ़ता कैसे है? दक्षिण से लेकर के उत्तर की ओर। दक्षिण से लेकर के उत्तर की ओर 0 डिग्री से लेकर के चलते हैं तो हम 90 डिग्री तक जाते हैं। तो कहाँ से जाते हैं? इक्वेटर से। तो इक्वेटर से जब हम 24 डिग्री तक आते हैं तब हम बिहार की तरफ देखते हैं, ठीक? इससे थोड़ा-सा और आगे बढ़ेंगे 27 डिग्री, तो 24 से 27 के बीच में हमारा बिहार आता है। कहाँ पे? उत्तरी अक्षांश में। और देशांतरी विस्तार देखते हैं तो पूर्वी देशांतरी विस्तार में ही हमारा आता है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक। ये तो हो गई अक्षांशी विस्तार और देशांतरी विस्तार की बात है। इसमें भी देखना है कि हमारा कौन-सा पार्ट जो है सबसे दक्षिण पड़ता है, कौन सबसे पार्ट जो है हमारा सबसे उत्तर में पड़ता है, कौन से जो है जिला सबसे पूर्व में पड़ता है और कौन-सा जिला सबसे
पश्चिम में पड़ता है। तो इसीलिए मैंने आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया है। जहाँ पे मैंने लिखा है तो ये गया जिला है, ठीक है, बिहार का। तो इसको देखते हैं तो ये सबसे दक्षिणी पार्ट पड़ता है, इसीलिए मैंने यहीं पे लिखा है। और पश्चिमी अगर देशांतरी विस्तार देखते हैं तो सबसे पश्चिम कहाँ आता है, कैमूर जिले पे, ठीक है। उत्तरी उसी तरीके से देखते हैं तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी देखेंगे तो किशनगंज। इससे क्या हो गया कि एक ही चीज से आपका जो है दो दो चीजें क्या हो गई, फिलअप हो गई, उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पढ़ने का अप्रोच यही रखना है। सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोग यही चलते हैं कि अप्रोच क्या होना चाहिए, तो एक चीजों से कई चीजों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए। अगर एक चीज कोई चीज हमने लिखा अपने नोट्स में तो उससे हमें कई चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए, जानकारी मिल जाए, ताकि हम आराम से उसको हैंडल कर सकें, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग की, अगर हम बात करते हैं बिहार की, ये तो हो गई कि अवस्थिति कहाँ पे है। सिंपल सीधी हमने जान लिया कि बिहार हमारा जो है इतने डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के इतना डिग्री उत्तरी अक्षांश तक अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। 83 से 88 तक जो है हमारा देशांतरी विस्तार है। ये तो अवस्थिति हमने जान लिया। अब जो है हम देखते हैं कि बिहार का जो है भौगोलिक सीमा तो हमने देख लिया, ठीक। अब इसमें जो है राज्य की सीमा होती है, जिसको बोलते हैं आप पॉलिटिकल बाउंड्री, राजनीतिक सीमा। राजनीतिक सीमा में कहाँ से कहाँ तक जाता है और किस तरीके से राजनीतिक सीमा बनी है। तो राजनीतिक सीमा बिहार की जो है अगर अंतर्राष्ट्रीय देखा जाए तो उत्तर की ओर हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसको हम नेपाल के साथ देखते हैं बाउंड्री बनाते हुए। बिहार जो है एक सिर्फ नेपाल से बाउंड्री बनाता है, वो भी उत्तर में, ठीक है। और ये ध्यान देना है कि कितने जिलों से बनाता है, ये भी देखना है हमें, कौन कौन से जिले हैं तो वो हम बाद में देखेंगे। अभी जस्ट हम बात करते हैं कि हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय में एक देश है सिर्फ नेपाल, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा में क्या होता है कि भारत के अंदर जितने राज्य हैं उनमें से किन किन राज्यों से हमारा बिहार जो है सीमा बनाता है। तो पूर्व में देखते हैं तो पश्चिम बंगाल है, ये 3 जिलों के साथ बनाती है सीमा। फिर अगर दक्षिण में देखते हैं तो झारखंड के साथ सीमा बनाती है, ये 8 जिलों के साथ बनाती है। फिर अगर पश्चिम की ओर देखते हैं तो उत्तर प्रदेश है, ये अंतर्राज्यीय सीमा होगी, यानी राज्य और राज्य के बीच में सीमा। तो उत्तर प्रदेश भी 8 जिलों से बनाती है, झारखंड भी 8 जिलों से बनाती है, और पश्चिम बंगाल 3 जिलों से बनाती है, ठीक है। और एक हो गया हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो नेपाल के साथ बनाती है। अब हम गौर करते हैं कि किन किन के साथ कौन कौन बनाती है, ठीक है। बिहार के कौन कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत यानी कि नेपाल के साथ सीमा बनाती है, कौन कौन से जिले जो है अंतर्राज्यीय सीमा के अंतर्गत पश्चिम बंगाल से बनाती है, झारखंड से बनाती है और उत्तर प्रदेश से बनाती है, ठीक है। यहाँ गौर कीजिए, पश्चिम एक साइड से जब भी किसी चीज को पढ़िए तो एक दिशा निर्धारित होना चाहिए कि किस दिशा से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, किस दिशा से हम पढ़ रहे हैं और कैसे हमें याद करना है। अगर हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अगर पूरब से पश्चिम चले तो भी देख सकते हैं, पश्चिम से पूरब चले तो भी देख सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमने जो है अगर मैपिंग की है, अगर हमने जाना है कि हमारी सीमा है कौन कौन से जिले से, तो किस तरीके से हमने याद किया है या हमने मेमोराइज किया है। तो हम अभी आपको बताते हैं पश्चिम से पूरब, फिर पूरब से पश्चिम, दोनों तरीके से देखते हैं। पश्चिम से अगर पूरब चलते हैं सबसे पहले पड़ता है पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ठीक है। तो ये 7 जिले लगते हैं। कितने जिले हैं? 7। नेपाल के साथ कितने जिलों के साथ बिहार की बाउंड्री बनती है? तो 7 जिलों के साथ। कौन कौन से हो गए? अगर पूरब से चलते हैं तो किशनगंज है, अररिया है, सुपौल है, मधुबनी है, सीतामढ़ी है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। ये हो गए 7 जिले नेपाल के साथ। अगर अंतर्राज्यीय सीमा में अब तीनों राज्यों के बीच बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले बनाते हैं। कौन कौन से? सबसे नॉर्थ में कौन है? उत्तर की दिशा में आपका किशनगंज, उसके बाद पूर्णिया, उसके बाद कटिहार, ठीक है। 3 जिले ये हो गए जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बना रही है। उसके बाद अगर झारखंड की बात करते हैं तो अगर मैं इसी यहीं से चलते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया है पश्चिम चंपारण से और आज से मैं घूम रहा हूँ क्लॉकवाइज में घूम रहा हूँ, तो ये याद रखना है कि हमें क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है। अब कटिहार से देखिए, कटिहार से दोनों बाउंड्री बना रही है, पश्चिम बंगाल भी बना रही है और झारखंड भी बनाती है। पश्चिम बंगाल से और झारखंड से दोनों कौन बना रही है बाउंड्री? कटिहार, ठीक है। ये याद रखना है कि पॉइंट कहाँ पे है, कटिहार दोनों जो है राज्यों से सीमा बनाती है। तो पूर्व से हम पश्चिम की ओर चलते हैं, कटिहार हो गया, फिर भागलपुर हो गया, बांका हो गया, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास। ये 8 जिले हैं जो झारखंड के साथ सीमा बनाती है। दक्षिण की बात होगी। अब चलते हैं हम पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर जो है बिहार की कौन कौन से जो है जिले सीमा बनाते हैं, किससे बनाएंगे पश्चिम की ओर? तो सिंपल सीधी बात है, उत्तर प्रदेश से बनाएंगे। कितने जिले बनाएंगे? तो 8 जिले बनाएंगे। कौन कौन से बनाते हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे ही रोहतास जो है यहाँ पे
बात की पहले हमने किया कटिहार की, पश्चिम बंगाल और झारखंड से बनाती है। उसी तरीके से रोहतास जो है 2 राज्यों के साथ सीमा बनाती है, झारखंड और उत्तर प्रदेश। झारखंड और उत्तर प्रदेश से कौन सीमा बनाती है? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बिहार का कौन सा जिला है जो झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा बनाती है, तो कौन हो जाएगा? रोहतास हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से कौन से जिले जो है बिहार से सटे हुए हैं, बिहार के कौन से जिले उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं या सीमा बनाती है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर चलते हैं तो रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। ये 8 जिले जो है उत्तर प्रदेश से सीमा बनाती है। बात हो गई हमारी चौहद्दी की, ठीक है, कि कौन कौन से जिले की भी हमने बात कर ली। पहले हमने जो है बात किया राज्यों की, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में नेपाल की बात की। अब जो है बिहार के जिले कौन कौन से हैं जो सीमा बनाती है वो भी हमने बात कर लिया। यहाँ तक तो बात हो गई हमारी जो है राजनीतिक सीमा की। अब हम लोग चलते हैं कि बिहार का नाम कैसे कैसे बदला, कैसे राजधानी बदली, कैसे क्या हुआ, एक ओवरव्यू लेते हैं। बिहार तो हम नाम अभी जो है आधुनिक नाम बिहार ही है। पहले क्या क्या बोला जाता था? वैदिक युग में इसे क्या बोला जाता था? प्राच्य या पूर्व देश। जो वैदिक काल था उस समय जो है बिहार को क्या बोला जाता था? प्राच्य या पूर्व देश। प्राच्य का मतलब ही होता है पूर्व, ठीक है, पूर्व की ओर जो भी होता है उसे प्राच्य बोलते हैं। जैसे कि आंग्ल प्राच्य विवाद, उसमें क्या था? आंग्ल क्या था? पश्चिमी सभ्यता को दर्शाता था और प्राच्य जो है पूर्वी को, वहीं से शब्द ये भी लिया गया है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी है, प्राच्य मतलब पूर्व, ठीक है। तो प्राच्य देश या फिर पूर्व देश वैदिक युग में बोला जाता था। उसके बाद धीरे धीरे समय बढ़ते गया, महाजनपद काल आया, जैसे मौर्य काल हो गया, गुप्त काल हो गया। उस समय इनको क्या बोला जाता था? मगध। उस समय ये क्या कहलाता था? मगध कहलाता था। उसके बाद फिर जो है जब तुर्कों का आक्रमण हुआ, तुर्क जो है जब बिहार पे शासन शुरू करना प्रारंभ किया, जो है शुरू किया जैसे ही तुर्कों ने, कब? तो ये 12वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है। 12वीं शताब्दी में तुर्क आए, उन्होंने जो है बिहार पे अटैक किया, जिसमें आप सुनते हैं कि जो है बख्तियार खिलजी आए और उन्होंने जो है आपका नालंदा ध्वस्त किया, विक्रमशिला ध्वस्त किया और बिहार को लूटा। उसके बाद जो है फिर अपना जो है वहाँ पे साम्राज्य स्थापित किया। अगर इस तरीके से देखते हैं तो 12वीं शताब्दी में फिर उनका नाम पड़ता है औदंतपुरी, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ी सी और जो है डीप में चलते हैं। अभी सिर्फ हम लोग ओवरव्यू देख रहे हैं, ये सब पढ़ेंगे एक एक करके, एक एक पार्ट वाइज, ठीक है। इसको एक एक चैप्टर करके हम जो है आगे जब हम अगली क्लास में चलेंगे तो इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। उसमें क्या होगा कि हर एक चैप्टर अलग अलग होगा, ठीक है। चैप्टर में फिर हम लोग डीप में जाएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दिखा रहा हूँ कि देखिए कैसे जो है पढ़ा जाता है और एक होलिस्टिक अप्रोच कैसे बनना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम स्थापना की बात करते हैं, कैसे नाम चेंज हुआ, कब क्या हुआ, तो अगर उनकी बात करते हैं तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। कब किया था? 461 ईसा पूर्व में किया था। उदयन कौन था? तो ये भी आपको जानना जरूरी है। हर्यक वंश का था कि किस वंश का था? इसे आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। वो उदयन किस वंश का शासक था जिन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना जो है 461 ईसा पूर्व में की, ठीक है। उसके बाद फिर जो है अगर मॉडर्न की बात करते हैं, ये तो मिडल में चला, ओदनपुरी नाम पड़ गया जो है 12वीं शताब्दी में। फिर पटना की जब स्थापना होती है प्रॉपर रूप में, आधुनिक पटना जिसे आप अभी देख रहे हैं, इसकी स्थापना 1541 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने किया था। किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। जब से हुमायूं को हराया उसके बाद जो है वो पूरे भारत पे जो है दिल्ली की सत्ता को उन्होंने जो है अपने कब्जे में किया। उसके बाद सिंहासन बैठा, उन्होंने इनका नाम जो है पटना रखा और जो है उस समय से पटना राजधानी है बिहार की, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो जब जो है उड़ीसा प्रांत, ये उड़ीसा का ये जो है गलत हो गया है स्पेलिंग, देखिए बिहार और उड़ीसा प्रांत जब जो है हमारा जो है स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो उस समय बात हुई कि पश्चिम बंगाल से जो है बिहार को कैसे, बंगाल से जो है बिहार को कैसे अलग किया जाए, क्योंकि उस समय बंगाल विभाजन हुआ था। कब? 1905 में, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल जो है बटे थे। लेकिन जब प्रशासनिक दिक्कतें आने लगी, फिर जो है उस समय एक महान संपादक थे महेश वर्मा, ठीक है। उन्होंने भी बहुत सारे अपने पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखा, ठीक है। उसके चलते और भी बहुत सारे आंदोलन हुए बिहार को अलग प्रांत बनाने की। तो बस बिहार को सिर्फ अलग प्रांत नहीं बनाया, उन्होंने क्या किया, प्रशासनिक रूप से बांटने के लिए उन्होंने बिहार और उड़ीसा दोनों को एक साथ मिला के एक प्रांत बना करके अलग कर दिया। किससे? बंगाल से, ठीक है। तो वो कब हुआ? 1 अप्रैल 1912 में। स्थापना दिवस उसी की है जो मार्च में ये बात हुई थी, 22 मार्च को जो है
घोषणा हुआ था, उसके बाद अप्रैल में आया तो 22 मार्च को स्थापना दिवस हो गया। फिर हम प्रथम विभाजन की बात करते हैं, अब बिहार का विभाजन हो रहा है। पहले बंगाल का विभाजन हुआ था, 2 विभाजन आप बंगाल का देख रहे हैं, एक पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बटा, फिर जो है पश्चिमी बंगाल को बांट करके क्या किया, बिहार उड़ीसा प्रांत में अलग कर दिया। उसके बाद अब होता है बिहार का विभाजन, तो बिहार से जो है 1936 ईस्वी में उड़ीसा प्रांत को अलग कर दिया गया। उड़ीसा प्रांत को अलग कर दिया गया कब, 1936 ईस्वी में। उसके बाद फिर द्वितीय विभाजन होता है जब आज़ादी के बाद होता है। कब होता है, तो 2000 ईस्वी में, जिससे हमारा एक नया अलग प्रांत बनता है भारत का, झारखंड। वो कहाँ से अलग हुआ, बिहार से ही अलग होकर के बना। कब बना, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, ये 2 विभाजन बिहार का हुआ। उससे पहले जो विभाजन हुआ था वो बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल से विभाजित होकर के बिहार और उड़ीसा प्रांत हुआ था। उसके बाद फिर 2 विभाजन बिहार का खुद हुआ है। कब कब, एक हुआ है 1936 में, जिससे उड़ीसा प्रांत अलग बना, और दूसरा जो है 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 को हुआ, जो झारखंड बना। ठीक है, इस्टेब्लिश्ड झारखंड का हुआ इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, 2000 ईस्वी में। उसके बाद ये तो बात होगी स्थापना की, और अभी जो स्थिति है उनकी हमने बात कर ली कि कैसे कैसे स्थापना हुआ, कैसे कैसे बिहार जो है अपने अस्तित्व में आज के आधुनिक स्वरूप में या वर्तमान स्वरूप में अवस्थित है। इनकी बात हमने कर ली। अब हम लोग चलते हैं कि बिहार को पढ़ें कैसे। ठीक है, बिहार के बारे में जाने कैसे, बिहार में किस तरह की जलवायु है, किस तरह का जो है यहाँ पे कल्चर है, इनके बारे में जानेंगे। तो इनके बारे में अगर बात करते हैं, तो भौगोलिक स्थिति की अगर बात करते हैं, तो मैं ऐसे जो है सबसे पहले, ये बसा कहाँ है, तो पूरा का पूरा जो है अगर देखा जाए तो 95% जो है मैदानी भाग है। ये मैदान किसका है, गंगा का मैदान है। गंगा के मैदान में कौन सा मैदान है, गंगा का ऊपरी गंगा का मैदान है, मध्य गंगा का मैदान है, या निम्न गंगा के मैदान में बिहार की अवस्थिति पड़ती है। तो अगर देखते हैं, अगर हम इस पे जो है अध्ययन करते हैं, तो पता चलता है हमें कि ये कहाँ पे अवस्थित है। तो जो गंगा बेसिन है उसका निम्न और मध्य गंगा का बेसिन जो है उसमें बिहार अवस्थित है। कहाँ पे है, निम्न और मध्य गंगा बेसिन में बिहार अवस्थित है। अगर इसकी आकृति को देखते हैं उसी तरीके से, मैंने सारा इसमें इसीलिए लिख दिया कि ताकि आपको आसानी हो और समझने में भी और पढ़ने में भी। ठीक है, अगर इसको मैं आकृति के रूप में आपसे पूछूं कि इसका आकार कैसा लग रहा है आपको देखने में, तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल एकदम आयताकार है। ठीक है, इसका आकार अगर पूछा जाए तो ये आयताकार में सिमट जाता है प्रॉपर वे में, अगर देखें। ठीक है, तो इसका आकार कैसा हो जाएगा, बिहार का अगर आकृति पूछा जाए या आकार पूछा जाए कि बिहार का आकार कैसा है, तो आयताकार है। और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई को अगर हम देखते हैं, तो लंबाई चौड़ाई में क्या देखेंगे, देखिए लंबाई बहुत सारे बुकों में आपको मिलेगा कि लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई का निर्धारण करना बड़ा टफ वर्क है कि हम किधर से लंबाई देखें और किधर से चौड़ाई देखें। तो सिर्फ हम डिस्टेंस की बात करते हैं, लंबाई की बात करते हैं। ठीक है, लेंथ की बात करते हैं, तो लेंथ में हम चौड़ाई को नहीं देखते हैं। ठीक है, उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है, पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई है, पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई है, और दक्षिण से उत्तर कितनी लंबाई है। बात इन्हीं की होती है, क्योंकि हम कैसे जाने कि ये चौड़ाई है या ये फिर ये लंबाई है। ये तो जो है एक कह सकते हैं विवादास्पद बात हो जाएगी कि लंबाई और चौड़ाई। इसीलिए सिर्फ लंबाई आप देखेंगे, अच्छी अच्छी जो बुक होती है सिर्फ उसमें लंबाई दी होती है, लेकिन दिशा निर्धारण किया होता है कि इस दिशा से इस दिशा में इतनी लंबाई, इस दिशा से इस दिशा में इतनी लंबाई है, दक्षिण से पूर्व में कितनी लंबाई है, पश्चिम से दक्षिण से उत्तर में कितनी लंबाई है, और पूर्व से पश्चिम में कितनी लंबाई है। अगर मैं दक्षिण से उत्तर की ओर चलता हूं, तो ये अगर डिस्टेंस को देखता हूं, इस लंबाई की अगर बात करते हैं दक्षिण से उत्तर की, तो ये 345 किलोमीटर है। कितनी है, 345 किलोमीटर। और वहीं अगर पूर्व से पश्चिम की बात करता हूँ या पश्चिम से पूर्व की बात करता हूँ कितनी लंबाई है, तो 483 किलोमीटर। अगर मैं यहाँ से एक फैक्ट आपके बीच में एक और जोड़ दूं कि 483 किलोमीटर तो है, 483 अगर मैं बोलता हूँ तो कुछ आपको याद आता है, आपने अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे आप बता सकते हैं कि 483 क्या है। 483 में कोई घटना घटी थी, याद कीजिए। 483 ईस्वी में बौद्ध जी का परिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, महानिर्वाण जिसको बोलते हैं। ठीक है, बौद्ध जी की मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी में। ठीक है, चलिए लंबाई हमने देख लिया, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। अब बात करते हैं कि ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे है, क्योंकि है ये मैदान। ठीक है, इसकी ऊंचाई अधिक तो नहीं हो सकती, कितनी ऊंचाई है, क्योंकि इसी के आधार पे इनकी जलवायु भी होगी। जितनी ऊंचाई होगी, कहाँ पे जो है कितनी ऊंचाई, कितनी ढाल है, ये तो हम डीप में जाएंगे तब हम बात करेंगे। लेकिन अभी एक
औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो अगर फीट में देखते हैं तो 173 फीट है, अगर मीटर में देखेंगे तो 53 मीटर की बात होगी। ठीक है, कहाँ से? समुद्र तल से। और ये समुद्र तल कहाँ से मापा जाएगा? बंगाल की खाड़ी से लेंगे, वहां से अगर इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई देखते हैं समुद्र तल से तो 173 फीट ऊंचाई है, या अगर मीटर में देखते हैं तो 53 मीटर ऊंचाई है। अगर प्राकृतिक विभाजन, अब और एक कदम आगे चलते हैं कि प्राकृतिक विभाजन, अगर प्राकृतिक विभाजन की बात करते हैं, अगर मैं इसमें प्राकृतिक विभाजन की बात करता हूं तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो ये वाला हो गया पार्ट जिसको बोलते हैं तराई क्षेत्र। क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र। ठीक है, ये तराई क्षेत्र जो है ये कहाँ पे है अवस्थित? ये शिवालिक जो पहाड़ियां हैं, हिमालय को बांटे गए हम कितने पार्टों में? 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर जो है आपका आता है बृहद हिमालय, फिर मध्य या लघु हिमालय, उसके नीचे सबसे लास्ट में दक्षिण छोर में आता है शिवालिक हिमालय। तो ये जो तराई क्षेत्र है, जो बिहार का जो है नदर्न पार्ट पड़ता है, ये 5 से 8 किलोमीटर की जो पट्टी पड़ती है, इसको बोलते हैं तराई क्षेत्र। और ये पार्ट जो होता है ये शिवालिक का पार्ट है। इसी में जो है शिवालिक श्रेणी भी है। कहाँ पे शिवालिक श्रेणी पाई जाएगी? पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट आता है हमारा ये पूरा पार्ट जिसमें जो है 95% आ जाता है पार्ट। कितना पार्ट आ जाता है? 95% पार्ट आ जाता है। ये क्या है? मैदानी भाग है, बिल्कुल समतल मैदान है, क्योंकि ये गंगा बेसिन है। कौन सा गंगा बेसिन है? निम्न और मध्य गंगा का बेसिन। ठीक है, निम्न और मध्य गंगा का बेसिन आता है 95% पार्ट लगभग। अब दूसरा पार्ट ये हो गया कैसे? मैदानी भाग। पहला पार्ट तराई क्षेत्र, दूसरा भाग मैदानी भाग। तीसरा चलते हैं, तीसरा जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग पठारी भाग। अब ये किसका पार्ट है ये भी आपको जानना जरूरी है। ये जो तीसरा पार्ट है ये किसका पार्ट है ये आपको जानना जरूरी है। इसमें ये जितने भी जिले हैं सदर्न लगभग सब आ जाते हैं। ठीक है, इसमें पठारी क्षेत्र में। और ये जो पठारी क्षेत्र है आपका, ये पठारी क्षेत्र आप सुने होंगे छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, उसी का पार्ट है ये छोटा नागपुर का पठार। इसमें जो है आपकी छोटी छोटी पहाड़ियां भी हैं बीच में, जैसे आप मुंगेर की खड़गपुर की पहाड़ियां देखेंगे। ठीक है, मुंगेर, जमुई, इसमें आ जाती है आपकी खड़गपुर की पहाड़ियां। उसके आगे चलते हैं गया के आसपास तो यहाँ बेतिया की पहाड़ियां हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ है बटिया या बेतिया। ठीक है, कहीं बटिया लिखा रहेगा कहीं बेतिया लिखा रहेगा। यहाँ बटिया का पठार या फिर बेतिया का पठार, लेकिन बेतिया कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। ये ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं आ जाए इन क्वेश्चन कि बटिया का पठार कहाँ पे है, आप लोग ऐसा भूल मत कीजिएगा कि पश्चिमी चंपारण का जो है हेडक्वार्टर बेतिया है तो आप चले गए पश्चिमी चंपारण में बटिया का पठार है। ऐसा नहीं है। कहाँ पे है बटिया का पठार? तो बटिया का पठार जो है आपका गया नवादा की इस जगह के आसपास है। ठीक है, ये बात हो गई 3 भागों में बांटा। अब इसमें तराई क्षेत्र और पठारी क्षेत्र तो ठीक है, लेकिन सुविधा के अनुसार, ठीक है, कैसे हम पढ़ें, तो बीच में बहती है गंगा नदी, एकदम बिल्कुल बीचों बीच बिहार को 2 भागों में बांट देती है गंगा नदी ये। ठीक है ऐसे ही गंगा नदी बिल्कुल बीचों बीच बांटते हुए जा रही है और इनको 2 भागों में बांट रही है बिहार को। तो ये मैदानी भाग जो है इनको 2 भागों में बांट दिया, ये कहलाएगा आपका उत्तरी गंगा का मैदान। ठीक है, उत्तरी गंगा का, उत्तरी गंगा का मैदान। और ये कहलाएगा आपका दक्षिणी गंगा का मैदान। दक्षिणी गंगा का मैदान सुविधा के अनुसार ये हमने बांट लिया, लेकिन प्रॉपर वे में 3 ही भागों में बांटा जाता है। ये 2 भाग हमने पढ़ने के अनुसार बांट दिया कि उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। ये हो गया इनका जो है भौगोलिक विभाजन। इसके बाद अगर चलते हैं प्राकृतिक विभाजन में 3 क्षेत्र हो गए, तराई क्षेत्र, मैदानी भाग और पठारी क्षेत्र। ठीक है, अब मानसून की बात करते हैं तो मानसून यहाँ पे किस तरह की जलवायु पाई जाएगी? यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठती है, तूफान जो आती है, उसके कारण ये पूरा क्षेत्र जो है वर्षा से हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इस कारण से पूरे बिहार में, लगभग पूरे बिहार में जो
सुरक्षित पाया जाता है, इसको बोलते हैं मानसूनी जलवायु। कैसी जलवायु पाई जाएगी? मानसूनी जलवायु। ये कहाँ से आती है? बंगाल की खाड़ी से आकर के उत्तरी बिहार में तो पर्याप्त वर्षा करती है। हाँ, उत्तरी बिहार की अपेक्षा जो है दक्षिणी बिहार में थोड़ी कम वर्षा होती है, इसीलिए सबसे गर्म प्रदेश गया भी होता है। ठीक है, और सबसे अधिक वर्षा आप ज्यादातर देखेंगे किशनगंज में होगी। ठीक है, ज्यादातर किशनगंज में। ये डाटा चेंज होते रहता है, कभी जो है ये पश्चिमी चंपारण में भी आ जाता है, जैसे कि लास्ट टू लास्ट ईयर जो है पश्चिमी चंपारण था। लेकिन अगर जो है आप डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो जब पश्चिम बंगाल से इधर से चलेगी हवाएं, ठीक है, और यहाँ पे शिवालिक पहाड़ियां हैं, यहाँ से ये हवाएं आ रही है, इसमें आर्द्रता भरी हुई है, तो सबसे पहले ये यहाँ टकराएगी, तो सबसे अधिक वर्षा तो यही करेगी। जितना जो है ये अंदर जाते जाएगी धीरे धीरे उतनी वर्षा कम होती जाएगी। तो किशनगंज में अधिकतर ज्यादातर वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में। कभी कभी जो है चेंज हो जाता है, ये पश्चिमी चंपारण में भी अधिक वर्षा हो जाती है, जैसे लास्ट लास्ट ईयर हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बात किया कैसी जलवायु है, तो आपका मानसूनी जलवायु है। ठीक, अब बात करते हैं और सारी चीजों की। एक तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, अगर रिवाइज करते हैं तो बिहार की जो है, बिहार को क्या क्या बोला जाता था, उसका नाम कैसे इस्टेब्लिश्ड हुआ, ठीक है, इनकी राजनीतिक सीमा क्या थी, भौगोलिक सीमा क्या थी, ठीक है, प्राकृतिक विभाजन हमने देख लिया, जलवायु देख लिया। अब चलते हैं कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिनको जो है डीप में पढ़ना है, लेकिन फिर भी हमने ओवरव्यू के लिए यहाँ पे रख रखा है। जैसे अब बिहार में क्या है, मैदानी भाग है, ऊपर से उत्तर बिहार में अगर देखा जाए, उत्तरी बिहार में तो प्रॉपर रूप से तो जितनी भी नदियां चलती है वो सदावाहिनी नदियां हैं, सालों भर जो है उनमें पानी रहता है, क्योंकि वो हिमालय से निकल करके आती है। कहाँ से निकल के आती है? हिमालय से निकल के आती है। जैसे कि आपका घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, महानंदा हो गया, बागमती हो गया। ठीक है, तो ये सारी जो है नदियां जो है उत्तरी बिहार की, ये सदावाहिनी नदियां हैं, सालों भर जो है इसमें पानी भरी रहती है। ठीक है, इस कारण से जो है यहाँ की भूमि भी उपजाऊ है, क्योंकि हर एक साल बाढ़ आता है और वो जो है जलोढ़ मिट्टी हर एक बार छोड़ जाती है, तो जिससे भूमि क्या हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है। उसके बाद अगर दक्षिणी बिहार की देखते हैं तो ये क्या है, ये सिर्फ बरसाती नदियां यहाँ पे आती हैं। कौन सी नदियां? बरसाती नदियां। जैसे कि आप देख लीजिए कर्मनाशा है, फिर सोन आता है, फिर पुनपुन आता है, फिर फल्गु आता है, फिर क्यूल आता है, फिर बड़ुआ आता है, फिर यहाँ से जमुई से कट करके ऐसे झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल जाती है अजय नदी। ठीक है, अजय रिवर। तो ये सारी नदियां हैं, इनको आप देखिएगा। अगर आप गंगा की बात करते हैं मुख्य रूप से, तो गंगा कहाँ बिहार में प्रवेश करती है ये भी आपको जानना है। ओवरव्यू में आपको सारा चीज एक लेकर के चलना है कि क्या क्या पढ़ना है। बाद में उसका उद्गम स्थल भी देखेंगे, जब प्रॉपर वे में हम नदियां पढ़ेंगे बिहार की नदियां, उसमें उसका उद्गम स्थल देखेंगे, बिहार में उसका लेंथ देखेंगे, फिर वो जाकर के कहाँ मिलती है, उनका मुहाना कहाँ है, कौन सी नदी में मिलती है, किनकी कौन सी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियाँ कौन है, किनकी कौन सी डिस्ट्रीब्यूटरी है, वो भी जानेंगे हम आगे चल करके। तो अभी हमने देखा कि उत्तरी में कौन कौन सी नदियाँ हैं, जैसे हमने घाघरा देखा, गंडक देखा, बूढ़ी गंडक देखा, कमला बलान देखा, कोसी देखा, महानंदा देखा। ये उत्तरी बिहार की नदी, ये सदावाहिनी नदियाँ हैं, ये सालों भर जब बहती रहती है, इनमें सालों भर पानी रहता है। बट लेकिन दक्षिणी बिहार की बात करते हैं तो ये जो है बरसाती नदियाँ हैं, जबकि सोन नदी कैमूर से सोन नदी जो है मध्य प्रदेश से आती है। कहाँ से? अमरकंटक से निकल करके आती है और ये बिहार में प्रवेश करती है और पटना के पास जो है गंगा में मिल जाती है। ठीक है, अगर गंगा की बात करते हैं, गंगा कहाँ में बिहार में प्रवेश करती है, तो बक्सर में करती है। कहाँ पे? बक्सर में, चौसा के पास। निकलती कहाँ से है? कटिहार से निकल जाती है ये। कुछ कहीं कहीं जो है भागलपुर लिखा होगा, लेकिन इनको मत मानिएगा, क्योंकि भागलपुर से जब निकलती है ये तो झारखंड को थोड़ा सा टच करती है, उसके बाद ये फिर कटिहार को भी टच करती है, और कटिहार को टच करके फिर ये पश्चिम बंगाल में जाती है। तो ये याद रखिएगा कि बिहार से जो है गंगा नदी जो निकलती जो है बाहर जाती है बिहार से जब, तो ये कटिहार जिले को होते हुए जाती है। कहाँ से जाती है? कटिहार जिले से निकलती है। ठीक, ये हो गई गंगा नदी की बातें, और उत्तरी बिहार की नदियां और दक्षिणी बिहार की नदियां। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं कि यहाँ की जो है हमने पढ़ लिया भौगोलिक स्थिति, सारी चीजें ज्योग्राफिकल व्यू में अगर देखा जाए, ओवरव्यू में, तो ज्योग्राफी का सारा चीज हमने देख लिया। उसके बाद जो है अब हम लोग चलते हैं कि यहाँ का पॉलिटिकल क्या है स्ट्रक्चर, राज व्यवस्था कैसे है।
राज्य व्यवस्था में भी ओवरव्यू देखना है कि यहाँ पे विधायिका कैसी है, कितने विधानसभा सीट हैं, कितने राज्यसभा सीट हैं, कितने जो है विधान परिषद सीट हैं, कितने लोकसभा सीट हैं, कितने प्रखंड हैं, कितने प्रमंडल हैं, कितने मंडल हैं, ठीक, कितने ज़िले हैं, कितना जिला परिषद है, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो अगर हम इन पे फोकस करते हैं, राज्य व्यवस्था की बात करते हैं, तो बिहार में राज्य की व्यवस्था जो है बिहार की विधायिका द्विसदनीय है। द्विसदनीय अब भारत में कितने स्टेट में है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरे भारत में किन-किन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है? आपको मैं आंसर दे देता हूँ अभी, ठीक है? अभी आपका 6 है। तो पहले 7 था, जम्मू कश्मीर के जो है यूनियन टेरिटरी बनने के बाद 6 है अब। अब इनको ध्यान रखिएगा, आप इनको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये 6 कौन-कौन से राज्य हैं जिनमें द्विसदनीय विधायिका है, ठीक है? द्विसदनीय का मतलब क्या-क्या हुआ? विधानमंडल और विधान परिषद। क्या-क्या? विधानमंडल और विधान परिषद। विधानमंडल, अब बिहार में अगर देखते हैं तो बिहार में विधानमंडल में सदस्यों की संख्या कितनी है, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है। अगर उनकी बात करते हैं तो विधानमंडल में सदस्यों की संख्या विधानसभा में कितनी है? 243। कितनी है? 243। ये डायरेक्ट जो है जनता के द्वारा चुन के आते हैं, ठीक है? उसी की तरह अगर हम बात करते हैं विधान परिषद की, तो विधान परिषद में हमारा 75 है। इनमें कैसे चुनता है, इनको हम डीप में बात करेंगे जब हम जो है पॉलिटिकल बिहार पढ़ेंगे, राजनीतिक बिहार की राजनीतिक परिदृश्य को स्पेशल चैप्टर में पढ़ेंगे, तब हम इनको बताएंगे कि इनमें कैसे चुन के आते हैं, कितने जो है टीचर्स के द्वारा होता है, कितने राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं, कितने जो है विधायक चुनते हैं, कितने जो है स्टूडेंट चुनते हैं, ठीक है? ग्रेजुएट जितने होते हैं वो चुनते हैं, तो वो उनकी बात हम करेंगे उस समय, ठीक? वो डीप की पढ़ाई होगी जब हम जो है पॉलिटिकल व्यू एकदम बिल्कुल अलग चैप्टर लेकर के चलेंगे, तब हम बात करेंगे उनकी। अभी हमको जानना है कि बिहार का स्ट्रक्चर क्या-क्या है, राजनीतिक स्ट्रक्चर क्या है, जो है राज्य व्यवस्था में किस तरीके से राज्य व्यवस्था बिहार की चल रही है, इसमें क्या-क्या चीज़ हैं। अगर विधानसभा के सदस्यों की संख्या हमने बात किया तो 243 हो गया, विधान परिषदों की बात किया तो 75 हो गया। उसी तरीके से अगर बात करें रिजर्वेशन की, तो एससी एसटी आरक्षित कितने हैं? तो 40 हैं टोटल, एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। इसी 243 में 40 सीटें ऐसी हैं, 40 सदस्य ऐसे आते हैं चुन करके जो आरक्षित सीटें हैं, ठीक है? जिसमें अनुसूचित जाति जो है 38 है और अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या कितनी है? 2 है, जो आरक्षित है, ठीक? उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ अब लोकसभा सदस्यों की, तो लोकसभा सदस्य कितने जो हैं? जो बिहार से चुन के जाते हैं लोकसभा में। कहाँ? लोकसभा, ये सेंटर की बात कर रहा हूँ अब मैं। बिहार से निकल करके मैं सेंटर की हो रहा है। तो लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? बिहार की 40। उसी तरीके से राज्यसभा सदस्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 16, ठीक? आपका सेंटर में कितने हो गए? लोकसभा 40 और राज्यसभा में कितने जाएँगे? बिहार से चुन करके 16। अब लोकसभा में भी आरक्षण है, वहाँ कितने हैं? तो वहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए तो है, एससी के लिए तो है, लेकिन एसटी के लिए नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए कितना है? 6 है। अनुसूचित जाति के लिए 6 सीटें वहाँ पे आरक्षित है। कहाँ पे? लोकसभा में, ठीक है? पहले क्या होता था? पहले जो है आप अगर बात करेंगे इसमें मंडल, प्रमंडल, इनकी अगर बात करते हैं तो प्रमंडल कितने हैं टोटल? तो 9 प्रमंडल हैं। ये किस लिए बाँटा जाता है? ये प्रशासनिक सुविधा के लिए कि प्रशासन कैसे बिहार में चलाया जाए, इसलिए सबसे पहले बिहार को 9 प्रमंडल में बाँटा गया। उस ठीक है? उसके अंदर फिर जिले आते हैं। जिले कितने हैं? 38 जिले हैं, ठीक? फिर अनुमंडल आता है। अनुमंडल कितना है? 101 अनुमंडल है। प्रखंड कितना है? 534 है और जिला परिषद कितना है? 38 है। यानी कि आपको जिला परिषद याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा 2 डाटा एक ही जगह अवस्थित है कि कौन-कौन से? जिला भी 38 है और जिला परिषद भी कितने हो गए? 38 ही हो गए। तो आपको 2 डाटा रटने की ज़रूरत तो पड़ी नहीं, ठीक है? ये फ़ोकस करना है कि आपने जो पहले पढ़ा, क्या वही डाटा सेम दूसरी जगह मैच हो रहा है? तो उसको हमने कवर कर लिया। जैसे जिला 38 है, जिला परिषद भी 38 है। अलग से हमें उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान दिया आपने? विधान मंडल में जो है विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 243। विधान परिषद में कितने हो गए? 75 हो गए, ठीक? उसी तरीके से लोकसभा में कितने हो गए? 40 और राज्यसभा में 16। आरक्षित कितने हैं विधानसभा सदस्यों की संख्या? तो 40 है, जिसमें एससी कितने हैं? यानी अनुसूचित जाति आपका जो है 38 है। अनुसूचित जनजाति कितने हैं? 2। दोनों मिला के कितने हो गए आरक्षित सदस्यों की संख्या? अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, बिहार विधानसभा में आरक्षित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो क्या कितना बताएँगे आप? 40। कौन-कौन से?
SC हो गए अनुसूचित जाति आपका 38, अनुसूचित जनजाति कितने हो गए 2, ठीक है। जबकि लोकसभा में अगर आरक्षण की बात करेंगे कि बिहार से कितने आरक्षित सीटें हैं, तो सिर्फ जो है अनुसूचित जाति की है जिसमें 6 सदस्यों की संख्या है, लेकिन अनुसूचित जनजाति का वहां पे कोई भी सदस्य संख्या आरक्षित नहीं है। ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर लोकसभा की बात करेंगे तो वहां पे आरक्षण सिर्फ जो है आरक्षित सीटें सिर्फ अनुसूचित जाति की है, अनुसूचित जनजाति की नहीं है। ये चीजें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अनुमंडल हमने देख लिया कि 101 है, प्रखंड कितना है, ब्लॉक जिसको बोलते हैं 534 है, और जिला परिषद तो आपने अभी पढ़ ही लिया, ठीक है। ये बात हो गई राज व्यवस्था की। लेकिन की बात हो गई राज व्यवस्था की स्ट्रक्चर, प्रशासनिक स्ट्रक्चर कैसा है, प्रशासनिक स्ट्रक्चर में कैसे कैसे बटे हैं, इसी में और भी बटेंगे, अभी पंचायत आएंगे, ठीक है। इसी में आपका जिला पंचायत आएगा और इसी में आपका जो है नगर निगम आएगा। वो सब जब हम डीप में पढ़ेंगे तो सारी चीजें लेकर के आएंगे। अभी हमने आपको सिर्फ आज की क्लास सिर्फ ओवरव्यू के लिए रखा है कि आज जो है पहला क्लास है, आप इनको कैसे कैसे पढ़ेंगे, आपको क्या क्या चीज पढ़ना है, इनके बारे में आपको जानकारी दे रहे थे। तो इन तरीके से हमको देखना है कि ये चीजें हमें पढ़नी है। उसके बाद अगर हम चलते हैं कि अगर जो है ये बिहार राज्य है, ये प्रशासन व्यवस्था है, इनकी इकाइयां हैं, ठीक है। तो इनमें कुछ कुछ जो है राज्य को चलाने के लिए इनकी कुछ अपने पहचान होंगे, जिसे राज्य की पहचान बोलते हैं। किसी भी राज्य का अपना पहचान होता है, उनका राजकीय चिन्ह होता है, उनके राज्य की पहचान होते हैं। उनको भी देख लेते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू में। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, वैसे नाम मात्र क्वेश्चन कभी जो है इधर तो नहीं आया है। इधर मैंने 4-5 सालों से अगर देखूं तो पिछले वर्षों में जो है ये चीजें नहीं पूछी गई। फिर भी आपको जो है ये पता होना चाहिए कि बिहार के राजकीय चिन्ह कौन से हैं, ठीक है, राजकीय पहचान क्या है, इनको हम देखते हैं। राजकीय अगर चिन्ह की बात करते हैं तो बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष किसका पेड़ होता है, पीपल का पेड़ है, ठीक है। पीपल, बोधि वृक्ष, ये क्या है, राजकीय चिन्ह है। उसी तरीके से राजकीय पशु की अगर बात करते हैं तो राजकीय पशु जो है बैल है, ठीक है। राजकीय फूल की बात करेंगे तो गेंदा आएगा, ठीक है, मैरीगोल्ड। और उसी तरीके से राजकीय मछली की बात करते हैं तो कौन सा आता है, आपका मांगुर मछली। वहां पे बिहार में फेमस है मांगुर मछली, और वो राजकीय मछली है, ठीक है। चलिए, ये राजकीय चिन्ह और राजकीय पहचान की बातें कर ली। अब हम लोग चलते हैं लास्ट ऑफ जो है पार्ट पे, देखते हैं कि ये हमारा बिहार राज्य है, ठीक। बिहार राज्य में हमने सारी स्थिति को देख लिया, सारे जिले को भी देख लिया, बाउंड्री को देख लिया, प्राकृतिक विभाजन, राज्य की सीमा कैसे लगती है, राज्य व्यवस्था कैसी है, सारी चीजें देख लिया। अब एक छोटा सा पार्ट पड़ता है कि यहाँ पे रहते कौन कौन से लोग हैं, यहाँ पे धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं, पर्यटन स्थल कौन कौन सा है। तो उनको अगर हम देखते हैं तो इसमें होता कुछ नहीं है। इसमें जो है, इसमें आप लोग जो है, आपको मैं सिर्फ केंद्र का नाम बता रहा हूँ, इनमें आप लोग बताइएगा हर एक नाम के आगे कि यहाँ पे कौन सा केंद्र अवस्थित है। जैसे कि गया है, पटना, नालंदा, राजगीर, ये नाम मैंने आपको बताया केंद्र के नाम, ठीक है। इनमें आपको बताना है कि यहाँ पे कौन कौन से जो है पर्यटन स्थल अवस्थित हैं। गया में कौन सा है, पटना में कौन सा है, नालंदा में कौन सा है, राजगीर में कौन सा है। गया में पर्यटन केंद्र में क्या बोलेंगे आप, बौद्ध गया है। गया में वहीं जो है विष्णुपद मंदिर है, ठीक है। उसी तरीके से पटना में पटना साहिब, बहुत सारी चीजें हैं पटना में देखने के लिए। आपका जो है राजकीय संग्रहालय है, ठीक। ये सब पर्यटन केंद्र है। नालंदा में नालंदा विहार है। राजगीर में राजगीर राजगीर जो है मगध की राजधानी रही है। राजगीर में आप देखेंगे मलेमास मेला भी लगता है, जो इस बार भी लगा था, ठीक है। हर एक 3 साल बाद जो है मलेमास मेला आता है, जो राजगीर में ही लगता है, ठीक। ये पर्यटन स्थल है। राजगीर में अब बहुत सारे जो है गर्म झरने हैं, ठीक, जलप्रपात हैं, उनको देखेंगे आप, ये पर्यटन केंद्र हो जाएगा। तो उनमें देखना है, जैसे कि ब्रह्म कुंड है, सबसे गर्म है, 87 डिग्री टेम्परेचर है। यही समझ लीजिए कि उसमें अगर आपने चावल दे दिया तो वो पक जाएगा और आप वहीं पे बैठ के खा सकते हैं। इस तरीके से आप देखिए, इतना गर्म पानी होता है, 87 डिग्री टेम्परेचर होता है ब्रह्म कुंड का। तो इसी तरीके से नाम आपको ढूंढना है, राजगीर में कौन कौन से जो है पर्यटन केंद्र हैं घूमने के लिए, ठीक। प्रमुख धार्मिक स्थल देखते हैं तो गया मैंने आपको बता दिया, गया किसके लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध गया किसके लिए प्रसिद्ध है, पटना साहिब देखिएगा किन के लिए है, पटना साहिब में क्या चीज है, गुरुद्वारा है। अब किनके नाम से गुरुद्वारा है ये आप सर्च करके बताइएगा, ठीक है। पावापुरी, पावापुरी क्या है, पावापुरी जो है ये आपका जो है, पावापुरी में क्या हुआ था, पावापुरी में महावीर जी को जो है मुक्ति मिली थी। उन्होंने क्या किया था, पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई थी, किनकी, महावीर जी की। तो वो एक धर्म स्थल है, ठीक है। उसी तरीके से फुलवारी शरीफ में दरगाह है, ठीक है।
ये चीज़ें आपको देखना है। ये हो गया जो है पर्यटन केंद्र और धार्मिक स्थल। इसमें अब और भी बहुत सारे आएँगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ यही 4-4 मैंने जगह का नाम लिख दिया तो इसका मतलब 4 ही है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे हैं। जब हम इनको स्पेशल रूप से पढ़ेंगे तो सब जगह के भी नाम बताएँगे, किसके लिए कौन फ़ेमस है, क्यों फ़ेमस हुआ है, उनके पीछे की कहानी क्या है, पीछे की स्टोरी क्या है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, जब जो है स्पेशल चैप्टर में पढ़ेंगे धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन स्थल में। अब चलते हैं कि यहाँ पे लोग कौन-कौन से रहते हैं, किन-किन धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है? वो कितनी आबादी है उनकी, ठीक? तो अगर देखते हैं तो सबसे अधिक जो है आबादी हिंदू की है, जिनको सनातन धर्म, ठीक है? धर्म वैसे हिंदू लिख देते हैं सब लोग प्रॉपर वे में, लेकिन जो है रियल में धर्म कौन-सा होता है? सनातन होता है। हिंदू जाति है, बँटवारा किया गया है इस तरीके से, लेकिन अब जो है हर एक आप फॉर्म में भी देखेंगे कि हिंदू रिलीजियस का है हिंदू, लिख देते हैं। ठीक? तो इनको टिक लगा कर के आ जाते हैं लोग। लेकिन रियल में धर्म क्या है? सनातन है। उसी तरीके से मुस्लिम लिख देते हैं, लेकिन मुस्लिम का क्या है? धर्म इस्लाम है। तो ये चीज़ें देखना है। हिंदू कितने प्रतिशत है? तो देखेंगे अगर परसेंटेज वाइज़ देखते हैं, तो 82.69%। 82.69% सिर्फ़ जो है हिंदू की संख्या है। इतने लोग वहाँ पे रहते हैं बिहार में हिंदू, कितने? 82%। लगभग कितना हो गया? 83% अगर 69 देखते हैं तो 83% लोग हिंदू लोग जो है बिहार में निवास करते हैं। उसी तरीके से मुस्लिम 16.87% यानी 17% जो है मुस्लिम भी हैं। उसके बाद जो है ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, अगर इनकी परसेंटेज आप देखते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में ये लोग निवास करते हैं, लेकिन इनकी भी संख्या अच्छी खासी है। आप ये परसेंटेज देख रहे हैं, लेकिन जब आप टोटल जनसंख्या की देखेंगे तो इनकी भी आबादी ठीक-ठाक है। ठीक है? जैसे ईसाई की देखते हैं तो 0.12% है, सिख जो है 0.02% है, बौद्ध 0.02% है, जैन जो है 0.02% है। आप देखिए कि ये तीनों तो जो है 0.02% है, इनमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिख, बौद्ध और जैन। एक याद किया, तीनों याद हो गए। अब ईसाई है 0.12, तो इसको अगर सीरीज वाइज लगाने के लिए देख दिया जाए, अगर मान लो कोई क्वेश्चन बनाए और पूछे कि जो है इनको जो है बढ़ते क्रम में लगाइए या घटते क्रम में लगाइए, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। इनको अगर देखेंगे तो आप आराम से देखेंगे, सिर्फ आपको 2 याद करना है, 3 याद करेंगे उसके बाद तो अपने आप लग जाएगा ये। यहाँ तक हो गई ये बातें कि इनको हमने देख लिया। अब हम लोग जो है आपको ये मैंने पूरा ओवरव्यू दे दिया। अब जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, आगे की क्लास लेंगे तो वहाँ पे हम लोग जो है चैप्टर वाइज़ पढ़ेंगे। ये मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया कि इस तरीके से हमको पढ़ना है। उसमें क्या होगा, अलग-अलग चैप्टर होगा। अगर मैं नदी को पढ़ूँगा तो सिर्फ़ नदियाँ पढ़ेंगे बिहार की। झील पढ़ेंगे तो सिर्फ़ बिहार की झीलें पढ़ेंगे। कि इसमें कौन-सी झील किस जो है उनके बनने का जो है क्या कारण है? कौन-सी झील कौन-सी है? जैसे कोई गोखुर झील कौन-सी है? कौन-सी जो है उधर झील है? कौन-सी जो है कम्युनिटी झील है? तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। उनका वो बना कैसे है, वो सारी चीज़ें हम उनमें पढ़ेंगे। उसी तरीके से अगर नदियों की बात करेंगे तो कहाँ से उद्गम स्थल है, कहाँ इनका जो है मुहाना है, कहाँ जाके ये मिलती है, किनकी सहायक नदियाँ हैं, किनकी जो है डिस्ट्रीब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।